सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। आज 22 जनवरी 2023 है और हम स्वर्णिम भारत काउंटडाउन की मीटिंग में उपस्थित हैं। स्वर्णिम भारत काउंटडाउन विद्या आधार एकेडमी और स्वर्णिम भारत कंपनी के द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य है कि हम भारत को स्वर्णिम भारत बनाना चाहते हैं और उस पर चर्चा करना चाहते हैं। होना तो ये चाहिए था कि ये लक्ष्य भारत के हर नागरिक को दिया जाना चाहिए था। हर बच्चा जो स्कूल में जाता है उससे ये सवाल करना चाहिए था कि आप हमारे भारत को दुनिया का सबसे बेहतर देश कैसे बनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। थोड़ा सा ताज्जुब की बात है, आजादी के इतने वर्षों बाद भी देश तो चल रहा है, लेकिन देश को महान बनाने की बात आज तक उठी नहीं है जिस तरीके से उठनी चाहिए थी। इसी दिशा में हमारा विद्याधार एकेडमी का ये योगदान है और जो लोग भी इस कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आप हमें समर्थन दीजिए। और आज हम नई दिल्ली के नई सब्जी मंडी के साथ निकट एक गांव में उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं हमारे मित्र प्रदीप भाई, जोगी भाई, और आज हमारे साथ गेस्ट हैं जो हमारे वीडियो को देखकर यहाँ पर आए हैं। उन्हें ये कार्यक्रम अच्छा लगा। हमारे साथ श्री कुलदीप जी हैं और हाँ, श्री संतोष जी हैं। तो संतोष जी, कुलदीप जी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बच्चे भविष्य के बिना तो ये कार्यक्रम हो नहीं सकता, इनका योगदान भी अहम है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने देश के लिए, इस देश को आगे ले जाने के लिए आपको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। आप बस चिंतन कीजिए कि हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। आपके साथ कोई नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी राय आप आगे जरूर रखिए, क्योंकि वहीं से चीजों की शुरुआत होगी। तो पहले मैं आज यहाँ पर उपस्थित हमारे सभा में जो भी मित्र हैं उनको भी अनुरोध करता हूँ, पहले कुलदीप जी से। कुलदीप जी आज यहाँ पर स्पेशली आए हैं और इस मीटिंग की शोभा बढ़ाई है। कुलदीप जी, थोड़ा आप बताइए, आप हमारे कार्यक्रम के बारे में क्या सोचते हैं और दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? हम कुलदीप राय है। मैं नितिन सर के साथ जुड़ा हूँ। इनका वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के, और मैं उस वीडियो से बहुत प्रभावित हुआ। और उन्होंने जो उस वीडियो में बातें बताई मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और मैं चाहूँगा कि आप सब भी सुने और नितिन सर के साथ जुड़े। बाकी आपको विस्तार से नितिन सर बताएंगे। धन्यवाद। हेलो, ये तालियां हमने श्री कुलदीप जी का उत्साह बढ़ाने के लिए बजाई। कुलदीप जी बड़े नर्वस हो रहे थे अभी, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना अनुभव है माइक पकड़ने का, माइक पे बोलने का। ये जो हमारे दिल में भावना है ना, ये भावना ज्यादा मायने रखती है। ये तो हमारी व्यवस्था की कमी है, शिक्षा की कमी है, जो यहाँ पर ये माहौल ऐसा नहीं बनाया गया कि हर व्यक्ति पब्लिक मीटिंग में खड़ा होकर बोल सके। लेकिन कुलदीप जी ने यहाँ तक आए और बहुत अच्छे शब्दों में हमारे कार्यक्रम के बारे में बोला। इसके लिए हमने धन्यवाद के रूप में कुलदीप जी के लिए तालियां बजाई। कुलदीप जी, आप यहाँ तक आए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चल कर आए और आपने खुद फोन किया कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो आपका आभारी हूँ कि आप यहाँ तक आए। और अब मैं अनुरोध करता हूँ भाई प्रदीप से कि प्रदीप भाई, आज की शुरुआत के लिए भी आप भी कुछ दो शब्द बोले। मैं जो इनकी पहले 2 मीटिंगों में शामिल हो चुका हूँ, और दोबारा इनको ये विद्या आधार एकेडमी शुरुआत करने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ऐसे प्रोग्राम की हमारे देश को
बहुत जरूरत है और इसी से ही हमारा भारत आगे बढ़ सकता है। और सब बच्चों में ये शिक्षा जानी चाहिए कि वो भी मतलब समाज के आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दे सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा ही है। और इस अभियान का सबसे बड़ा लक्ष्य शिक्षा के बारे में ही है, शिक्षा को आगे बढ़ाना ही है और वो भी ऐसी शिक्षा जो हमें आगे बढ़ा सके, हमारे देश को आगे बढ़ा सके। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए मैं नितिन जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद प्रदीप भाई, ये शब्द अमूल्य हैं और आपने जो हमारे दर्शकों को बताया कि हम शिक्षा को साथ लेकर चल रहे हैं, मेन लक्ष्य हमारा शिक्षा ही है। और इसी संदर्भ में एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ कि संस्कृति और सभ्यता दो अलग शब्द हैं। मैं नहीं जानता कितने लोग इन दोनों में फर्क कर पाते हैं, लेकिन संस्कृति जो होती है, संस्कृति मतलब जो हम हैं, हमारी वेशभूषा, हमारी बोलचाल, हमारा खान पान, सब कुछ चाहे सही चाहे गलत, हम जैसे हैं वो हमारी संस्कृति होती है। तो गौर करने वाली बात यह है कि संस्कृति में गलत बात भी होती है और सही बात भी होती है, लेकिन जब हम सभ्यता की बात करते हैं तो सभ्यता में केवल सही बात होती है। कभी जो भी सभ्यताएं बनी, विकसित हुई, उन्होंने हमेशा कुछ सिद्धांतों को फॉलो किया, उन सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़े। किसी जमाने में हमारा भारत भी विश्व गुरु था, हम भी एक महान सभ्यता है। तो जो हमारी सभ्यता के सिद्धांत थे वो कहीं आज गायब हो चुके हैं, गुम हो चुके हैं और संस्कृति शब्द पे ज्यादा जोर दिया जाता है। मेरा यही कहना है कि कोई भी व्यक्ति, अगर आप पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को सिखाएं, आप शिक्षक हैं, तो विद्यार्थियों को संस्कृति और सभ्यता इन दो शब्दों के भेद को जरूर बताएं और बच्चों को सिखाएं कि संस्कृति तो जो मतलब जो आप हैं, लेकिन सभ्यता को विकसित करने के लिए आपको सिद्धांतों की पहचान करना जरूरी है और उन सिद्धांतों को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना जरूरी है। तो प्रदीप भाई, आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूं जोगी भाई से कि आप आज कार्यक्रम की शुरुआत में अपने विचार रखें। नितिन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम फिर से विद्याधार एकेडमी से मीटिंग में आए हैं और अपनी बातें रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जोगी भाई। सर की वीडियो देखा और वीडियो मुझे अच्छा लगा और मैं नितिन सर से मिलने आया और मैं भी सोच रहा हूँ इनसे बहुत ही आदमी मिले और बहुत अच्छी जिंदगी मिले। तो जैसा हम हर बार करते हैं कि भारत को अगर महान देश बनाना है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? उसकी शुरुआत के लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हम विश्व में खड़े कहाँ हैं। गवर्नेंस या शासन के मामले में हमारे विश्व ने 2 विश्व युद्ध देखे। युद्ध हमेशा से शासकों ने एक ऐसा नीति के रूप में इस्तेमाल किया है जिससे वो जनता को हमेशा बरगलाते आए हैं। राष्ट्र तोड़ना, राष्ट्र बनाना, नई भाषा उन पे थोपना, नई संस्कृति उन पे थोपना, ये शासकों के बड़े पुराने खेल हैं जिनको जनता समझ नहीं पाती। लेकिन धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं और 2 विश्व युद्ध लगे हम इंसानों को ये छोटी सी बात समझने के लिए कि युद्ध नहीं होने चाहिए। और शायद इसमें कहीं ना कहीं जो एटम बॉम्ब गिरा जापान पर और उससे जो डर पैदा हुआ शासकों के दिलों में भी कि अगर युद्ध को जारी रखा तो जनता तो मरेगी, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जिंदगी की भी गारंटी नहीं है। हो सकता है ये भी एक इनके ये कारण रहा हो आज जो युद्ध में कमी आई है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में भी युद्ध चल रहा है
और लोग बड़े मजे से देखते हैं कि मैं रशिया की तरफ या मैं यूक्रेन की तरफ, कौन सही कौन गलत। मैं कहता हूं कि दोनों ही गलत है, युद्ध ही गलत है, ये जनता के हक में नहीं है। तो हमको किस हिसाब से सोचना चाहिए, ये हमारी शिक्षा में जरूर ये बात शामिल होनी चाहिए। और इसी संदर्भ में कि हम आज विश्व में खड़े कहां पर हैं, इसके लिए ये आंकड़े हमें जानना जरूरी है। आज कुलदीप जी क्योंकि हमारे गेस्ट हैं, तो कुलदीप जी आपसे ही अनुरोध करूंगा कि आप ही शुरुआत करें। और जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है, ये जो रोजगार का आंकड़ा है, ये मैंने सबसे फ्रंट पेज पे रखा हुआ है। किसी भी देश को दो तरीके से चलाया जाता है, राजनीति और अर्थव्यवस्था से। वैसे चलाना चाहें तो आप धर्म से भी चला सकते हैं, 3 तरीके हैं वैसे। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे सभ्यता में ये बात बहुत पहले समझा दी गई थी। जो वर्ण सिस्टम था उसमें बता दिया गया था कि जो शासक वर्ग है वो 3 तरीके से काम करता है। एक ब्राह्मण होते हैं, वो धर्म के साथ चलते हैं, शिक्षा को लेकर चलते हैं। क्षत्रिय होते हैं, वो राजनीति में चलते हैं। और वैश्य जो है बिजनेस में चलते हैं। ये 3 ही रूलिंग क्लास हमेशा से रही है। वो बात अलग है कि जब जब आम जनता का एक्सप्लॉयटेशन होगा, शोषण होगा, तो वो विरोध होगा। और जो व्यवस्था होता ये है कि लोग नाम पर चले जाते हैं। किसी ने उसका नाम रख दिया ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मण मनुवाद, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि आप पुराने टाइम से, आप अपने इतिहास से लेकर आज तक देख लीजिए, या दुनिया के किसी भी देश को देख लीजिए, हर देश में शासक वर्ग जो है इन्हीं 3 चीजों का इस्तेमाल करके शासन व्यवस्था को बनाता है और आम जनता जो है को चलाता है। तो बगैर ऐसा भी हो सकता है कि किसी देश में राजनीति अच्छी ना हो, प्रजातंत्र अच्छा ना हो, लेकिन अर्थव्यवस्था अच्छी करके भी लोगों को शांत रखा जा सकता है, लोगों को नौकरी दे। ऐसे कुछ देश है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वहां पर प्रजातंत्र नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को नौकरी देकर, रोजगार देकर वो लोगों को शांत रखे हुए हैं। तो ये जो अर्थव्यवस्था जो एक पहलू है, इतना महत्वपूर्ण पहलू है देश को चलाने के लिए, इस अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा नहीं होती है। भारत के लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि दूसरे देशों ने कितने प्रतिशत लोगों को नौकरियां दे रखी है। अगर उनके सामने ये आंकड़ा आ जाए, अगर ये बात भारत के हर नागरिक को पता चल जाए, ये जो आंकड़ा हम पेश कर रहे हैं, तो मैं जानता हूं कि सब लोग इस बात की डिमांड करेंगे कि हमारे देश में भी अर्थव्यवस्था का संगठन होना चाहिए, हमारे देश में भी लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए। तो कुलदीप जी, आज आपसे अनुरोध है कि ये महत्वपूर्ण आंकड़ा, ये पेज नंबर 2 आप खोल सकते हैं। इस पेज जो आंकड़ा दिया गया है, ये आंकड़ा बताता है कि कामगारों, मतलब जो भी लोग काम करते हैं, उनको 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। एक तो वेतनभोगी जो सैलरी लेते हैं मतलब नौकरी करते हैं, और दूसरे स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद अपना काम करते हैं। तो आम आदमी को लगता है यहाँ पर स्वरोजगार कि हम बिजनेस कर रहे हैं, इस तरीके से बात करते हैं। लेकिन बिजनेस करना और मजबूरी में सड़क पे खड़े होना और इस बात का ना पता होना कि मैं महीने में कितना कमाऊंगा, आज के दिन कितना कमाऊंगा, इस बात में फर्क है। तो आप केवल सेल्फ एम्प्लॉयड जिस हिसाब से देखते हैं, ये आंकड़े जब आपके सामने आएंगे तो आपको पता चलेगा कि व्यवस्था ही अगर सही हो, सरकार ही अगर सही हो, तो वो कैसे नौकरियों के इंतजाम कर सकते हैं। जी, तो आप हमारे दर्शकों को ये प्रतिशत बता दीजिए कि विकसित देशों में कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार मिल जाता है। ये आंकड़े पढ़ दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। नितिन सर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं बता सकूँ आपको। आने वाले देश 87.6, ऑस्ट्रेलिया 83.4, बेल्जियम 85
84.8, कनाडा 84.8, फ्रांस 87.9, जर्मनी 90.4, हंगरी 89.2, जापान 90.0, नॉर्वे 93.5, रूस 91.8, स्वीडन 90.2, सऊदी अरब 95.4, यूके 84.4, अमेरिका 93.9, मध्य आय वाले देश 48.7, चीन 55.3, कम आय वाले देश 19.9, अफगानिस्तान 17.8, बुर्किना फ्रांसो 14.3, चांद 7.4, पाकिस्तान 43.7, भारत 24.2। धन्यवाद कुलदीप भाई। ये आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण हैं और पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी राजनीति की शुरुआत दरअसल यहीं से होनी चाहिए, क्योंकि पैसा जिंदगी में बहुत अहम होता है। आदमी प्यार के अभाव में भी मरता है, लेकिन अगर पैसा ना हो तो भी मर जाता है। जिंदगी में दोनों चीजें चाहिए, प्यार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। प्यार तो हम लोग अपने परिवार से ले सकते हैं, समाज से भी ले सकते हैं, लेकिन जो पैसा है इसकी व्यवस्था दरअसल राष्ट्र करता है और इसी पैसे की व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। कितना पैसा लोगों के पास पहुंचेगा, किन लोगों के पास पहुंचेगा, ये सारी बातों का निर्धारण अर्थव्यवस्था के जरिए होता है। तो हमारे लोगों को ऐसा बता दिया गया है कि हम गरीब हैं, इस वजह से ज्यादा नहीं कर सकते। यह गलत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था और आज फिर दोहराना चाहूंगा कि एक नया पैसा लगाए आप कैसे लोगों को नौकरी दे सकते हैं। इसे कहते हैं अर्थव्यवस्था का संगठन। बड़े शॉर्ट में मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये बात भारत का हर नागरिक अपने बच्चे को समझाए और ये कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं मंगल बाजार रोड का, जहांगीरपुरी का। वैसे ये हर जगह है, भारत में आप कहीं भी चले जाएंगे, मंगल बाजार रोड जहांगीरपुरी में है। वहां पर लगभग कम से कम 200 लोग सब्जी बेचते खड़े होकर। तो क्या है कि वो जो एक सब्जी वाले की आप जिंदगी देखिए, वो दिन में 14 घंटे काम करता है और मंडी जाता है, सामान लेकर आता है, फिर खड़ा होकर बेचता है, वगैरह वगैरह 14-15 स्टेप निकल कर आते हैं। और हर आदमी एक्चुअली बाकी लोगों से compete कर रहा है, क्योंकि ग्राहक आज इसके पास है, आज उसके पास है, तो इस बात की गारंटी नहीं कि आज उसकी आमदनी कितनी होगी। ऑन एन एवरेज औसतन फिर भी थोड़ा बहुत तो कमा ही लेते हैं, और नहीं भी कमा पाते तो क्या कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं। लेकिन एक बात पर आप ध्यान दीजिए कि जो ग्राहक है, जो हर रोज वहां से चलकर आता है, जो खपत होनी है वो तो लगभग टोटल सेम ही रहेगी। अगर इनका संगठन हो जाए तो वो जो टोटल सेल है, वो टोटल सेल को डिवाइड कर दिया जाता है, कर सकते हैं, और इन लोगों को सैलरी दी जा सकती है। तो यहाँ इसी छोटे से विचार से कंपनी की शुरुआत होती है, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या फर्क है? कंपनी में कुछ एक आदमी या कुछ लोग मालिक होंगे और बाकी लोग उनके मार्गदर्शन पे चले जाएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी दरअसल उससे भी अच्छी है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में सब लोग समझदार हैं, कोई किसी का मालिक नहीं है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है, लोग विश्वास खो चुके हैं, अपने आप पर विश्वास खो चुके हैं, और दूसरों पर तो कैसे विश्वास करेंगे जब अपने आप पर ही विश्वास नहीं है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आपको पता हो, अभी कुछ वर्षों पहले ही हमारे संविधान में इस बात को जोड़ा भी गया है कि सरकार को कोऑपरेटिव सोसाइटी को विकसित करने की दिशा में भी कदम उठाने चाहिए। यूरोप के देशों में, कुछ देशों में
कोऑपरेटिव सोसाइटी का लेवल बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर कंपनी मॉडल पे भी काम कर ले तो वो भी कोई बुराई नहीं है। कम से कम लोगों के लिए नौकरियों की व्यवस्था तो हो जाती है। कुछ लोग रहे, मालिक बनकर रहे, उसमें भी कोई ज्यादा बुराई नहीं है, क्योंकि मालिक बनने के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती है और सब लोग वो जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते। जब तक एक आम आदमी की जिंदगी में आप उसके संघर्ष को खत्म कर रहे हैं और उसकी जिंदगी में स्टेबिलिटी ला रहे हैं, तब तक कंपनी मॉडल में भी कोई बुराई नहीं है। कुछ लोगों के करोड़पति अरबपति बनने में भी कोई बुराई नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि, हम ऐसे नहीं कहते कि लोग अरबपति नहीं होने चाहिए, करोड़पति नहीं होने चाहिए, लेकिन हाँ, हर आदमी के जेब में इतना पैसा पहुंचे, उसको काम मिले, आत्मसम्मान के साथ वो काम कर सके, ये बहुत जरूरी है। और ये व्यवस्था सरकार ही कर सकती है, क्योंकि सरकार की लोग सुनते हैं। आपने तो देखा होगा कि कोरोना के काल में थालियां भी बजाई गई थी कोरोना को भगाने के लिए। तो वहां से आपको एक नेता का महत्व पता चलता है कि सरकार में, हमारे नेता में कितनी ताकत होती है। और अगर लोग खुद से ही समझदार हो जाए तो वो खुद भी संगठित होकर काम कर सकते हैं। मैं तो इसी विचार के साथ यहाँ पर आया हूँ। जो हमारा विद्याधार एकेडमी और स्वर्णिम भारत कंपनी, ये जो हम बात कर रहे हैं, आज ये भले ही विचार होंगे, लेकिन कल को ये हकीकत बन सकती है। और इसके, इन दोनों को इसी संगठन के मॉडल पर हमें चलाना है, यही हमारा लक्ष्य है। मैं आज आपके सामने अर्थव्यवस्था के बारे में और कुछ उसके मूलभूत जो सिद्धांत हैं वो रखना चाहता हूँ। जैसे 1 नंबर की अर्थव्यवस्था क्या होती है और 2 नंबर की अर्थव्यवस्था क्या होती है, या 3 नंबर की भी लगा लीजिए, बड़े शॉर्ट में, कि अगर हम 3 नंबर की अर्थव्यवस्था की बात करें जो बहुत बेकार है, उस अर्थव्यवस्था का मतलब है कि बहुत से लोगों के पास तो पैसा पहुंचेगा ही नहीं, उनको नौकरी भी नहीं मिलेगी, उन्हें रोजगार का कोई जरिया नहीं मिलेगा, जिसके कारण आदमी खुद को बेचने पे मजबूर हो जाता है। अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो जैसे आज सब्जी बिकती है, पहले एक जमाने में इंसान भी बिकते थे, लोगों की मंडियां लगती थी जहां पर आदमी बिकते थे, औरतें बिकते थी, बच्चे बिकते थे। तो ऐसा भी हमने देखा है अपने इतिहास में। लेकिन अगर इंसान अपने वैचारिक शक्ति को डेवलप करता, सोचते, तो वो आंख उठाकर देख सकते थे कि बाकी लोग कैसे अपने बीच में पैसे को घुमा रहे हैं, उनकी जेबों में पैसा क्यों है। लेकिन ये विचार शक्ति की कमी के कारण, सोचने की शक्ति की कमी के कारण इंसान जब व्यवस्था के बारे में परवाह नहीं करता तो उसको गुलाम होना पड़ता है। फिर धीरे धीरे हमारी मानवता ने तरक्की करी, बहुत से लोगों का योगदान है हमको यहाँ तक पहुँचाने का कि कम से कम आज लोगों की मंडियां तो नहीं लगी। अनऑफिशियली, अनधिकारिक रूप से तो आज भी खरीद फरोख्त होती है, जो बड़ी दुर्भाग्य की बात है, लेकिन फिर भी पहले की तरह नहीं होती। होना तो ये भी नहीं चाहिए। अनधिकारिक रूप से भी जो हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज भी होती है, ये बड़ा कड़वा सत्य है। तो अगर जो लोग गरीब हैं, पीछे रह गए हैं, वो लोग व्यवस्था की अहमियत को समझ जाए तो वो लोग भी उनके जेबों तक भी पैसा पहुंच सकता है, उनको भी काम मिल सकता है। इससे आगे बढ़े तो एक व्यवस्था ऐसी आती है जिसको आप 2 नंबर की अर्थव्यवस्था कह लीजिए, जिसमें लोगों के पास पैसा पहुंचने लगता है। अगर हम भारत की बात करें, आज हम यहीं पर है, 2 नंबर की अर्थव्यवस्था पर खड़े हैं। आज थोड़ी शांति है क्योंकि पैसा पहुंच रहा है, लेकिन जैसा कि इन आंकड़ों ने आपको बताया, केवल 24% लोगों को नौकरी मिलती है। वो ही कह सकते हैं कि महीने के आखिर में मैं इतना पैसा कमा पाऊंगा। आप भी जानते हैं कितने लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बड़ी जल्दी बंद भी करते हैं, कितने लोगों पे कर्जे चढ़ जाते हैं। ये नई टेक्नोलॉजी आती है और वो बिजनेस करने के पूरे तरीके को बदल देती है। तो बिजनेस इतना आसान नहीं है। जो लोग ऊपर बैठे हैं, बड़े ग्रुप्स हैं जिन्हें बिजनेस करना आता है,
डाइवर्सिफाई करते हैं अपने आप को, जो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, उनको छोड़ दीजिए। बाकी लोगों की जिंदगी में गारंटी नहीं है, मजबूरी में लोग बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि नौकरी तो है नहीं, क्या करेंगे। तो मजबूरी में बिजनेस करना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर लोगों को ये पता चल जाए, ऑप्शन मिल जाए कि हमको नौकरी मिलेगी जैसे दूसरे देशों में मिलते हैं, तो मेरा मानना है कि बहुत से लोग आज अपना बिजनेस छोड़ देंगे और उस नौकरी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन नौकरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको नौकर ना बनाया जाए, ये भी जरूरी है। हम नौकरी की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है कि आप किसी को नौकर माने। हमारे संविधान में भी लिखा है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, मजदूर को प्रबंधन के लेवल तक लेकर आइए। ये तो केवल मजदूर की अशिक्षा है, उसकी छोटी सोच है जो उसको मजदूर बनाती है, वरना कोई भी इंडस्ट्री मजदूर के बगैर चल नहीं सकती। इसी दिशा में एक बहुत बड़ा सिद्धांत कम्युनिज्म आया था, जिसने अर्थव्यवस्था का संगठन समझाया था। एक समय ऐसा आया था जब आधी दुनिया कम्युनिज्म को फॉलो कर रही थी। उसमें कुछ कमियां रही, क्योंकि केवल एक सिद्धांत से देश नहीं चलता। प्रजातंत्र का अभाव था, सेक्युलरिज्म का अभाव था, और सारी बातें भी थी, जिसकी वजह से एक विचारधारा के दम पर उन्होंने जो चलाने की कोशिश करी वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, और बाकी लोगों ने ऐसा दुष्प्रचार कर दिया कि समाजवाद या कम्युनिज्म फेल हो गया। ये बिल्कुल गलत बात है। सिद्धांत कभी फेल नहीं होते, सिद्धांत तो अपनी जगह खड़े ही रहते हैं। ये जो आंकड़े आपके सामने आए हैं, ये साफ साफ बताते हैं कि जितने भी विकसित देश हैं, उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था का संगठन किया हुआ है, और लोगों को संगठित करके आप लोगों को नौकरियां दे सकते हैं। एक बार आपने लोगों को नौकरियां दे दी, उनकी जिंदगी में सिक्योरिटी ले आए, उनको सोचने का समय दे दिया, तो बाकी चीजों की शुरुआत तो वहीं से होगी। आपको जातिवाद मिटाना है, जब लोग कंपनी में काम करेंगे, इकट्ठा होकर काम करेंगे, जातिवाद खुद ब खुद खत्म होगा। जब लोग शिक्षा लेने जाएंगे, साथ में पढ़ेंगे, तो जातिवाद खुद ब खुद खत्म होगा। आप गरीबी की बात करते हैं, जब आपने लोगों को नौकरी दे दी तो गरीबी तो खत्म होगी, बेरोजगारी भी खत्म होगी। हम महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, तो जब तक हम पुरानी व्यवस्था में चलते रहेंगे जिसमें बेटा ही बाप के कारोबार को संभालता है, वहीं से जातिवाद भी शुरू होता है और लड़कियों को मौका नहीं मिलता कि वो अर्थव्यवस्था में भागीदारी कर सके, उन्हें घर का हिस्सा ही बना दिया जाता है। लेकिन अगर आप नौकरी जनरेट कर देंगे, लोगों को नौकरियां देंगे, उसके लिए शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। उसमें आदमी फिर अपने घर के व्यवसाय से बंधता नहीं है, उसे बाहर निकलना पड़ता है, और ये मजबूरी भी नहीं होती कि मैं केवल वही काम करूं जो मेरे पिताजी कर रहे हैं। अपने हिसाब से जो व्यक्ति का एप्टीट्यूड है, बच्चे की जो सोच है, जिसमें उसका मन लगता है, बच्चा उस दिशा में आगे जा सकता है। और जब हम एक ऐसी व्यवस्था बना देते हैं तो उसमें फिर लड़कियों को भी हम शिक्षित कर सकते हैं और लड़कियों को भी नौकरी दे सकते हैं। तो आप किसी राष्ट्र के विकास की बात करते हैं, और यहाँ पर हमने भारत से जुड़े कुछ खास बातें, जो जातिवाद यहाँ पर है, वैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे ये तो केवल नाम है। हर देश में ये थोड़ा कहीं पर धर्म को बीच में ले आएंगे, कहीं पर जाति आ जाएगी, कहीं पर कोई मसला है। लेकिन किसी भी राष्ट्र की बात करें तो अगर आप उसके अर्थव्यवस्था को सुधार लेंगे तो चीजों की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। लोगों को जब पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद बात आती है वर्चस्व की लड़ाई की। देखिए, हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ये वर्चस्व की लड़ाई हमेशा ही रहेगी। हम कह नहीं सकते, आदमी का एक नैसर्गिक होता है। कुछ लोग होते हैं साधु टाइप, वो मिलकर चलना चाहते हैं, वो कोऑपरेशन में विश्वास रखते हैं, मिलकर चलने में विश्वास रखते हैं। लेकिन कुछ लोग हमेशा दूसरे को हराकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ऐसी कभी भी व्यवस्था नहीं बना पाएंगे कि आप जबरदस्ती कर सको, क्योंकि ये इंसान के बड़े गहरे छुपे हुए भाव होते हैं। तो उसका आप कैसे उसका नियंत्रण कर सकते हैं? उसका भी नियंत्रण है। उसका नियंत्रण है, आप ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें जो व्यक्ति
समाज को आगे ले जाने की बात करे, देश को आगे ले जाने की बात करे, जिसका चरित्र अच्छा है, उन लोगों को व्यवस्था आगे बढ़ा दे। तो आपने जो एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, आदमी की आगे बढ़ने की जो इच्छा है, उसको समाज की अच्छाई के साथ जोड़ दिया, राष्ट्र की अच्छाई के साथ जोड़ दिया, और इस तरीके से प्रजातंत्र के जरिए आपने उस वर्चस्व की लड़ाई को भी संभाल लिया। तो राजनीति दरअसल बाद में आती है, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई के कारण जो लोग राजनीति में घुस जाते हैं, जिनके खुद के आमदनी इतनी है कि उनको अगली पीढ़ियों तक को पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, वो लोग एक आज हमारे देश में एक दूसरी तरीके की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे करोड़ों लोग भी हैं जिनको अभी समस्या है, जिनको ये नहीं पता कि घर कैसे चलेगा। तो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और दुर्भाग्यवश अर्थव्यवस्था की बात नहीं होती। तो इसीलिए ये जो आंकड़ा मैं हर बार सामने रखता हूँ, ये बेहद महत्वपूर्ण है। फिर से अनुरोध करता हूँ, अगर कोई शिक्षक इस बात को सुन रहा है तो ये अपने छात्रों को समझाइए। हमने बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, बगैर कोई इसमें ऐसा कोई किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगाया, कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करी, बड़े सिस्टमैटिक तरीके से आप छोटे बच्चे को भी समझा सकते हैं कि विकास का फॉर्मूला ये है। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम इन आंकड़ों पे गौर करें तो कुछ अलग ही दृश्य हमारे सामने आएगा कि भारत दरअसल अभी खड़ा कहाँ है। होता ये है, एक इंग्लिश में फ्रेज है, कहते हैं आइलैंड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन द ओशियन ऑफ पॉवर्टी। मतलब गरीबी के समुद्र में अमीरी के द्वीप बना देते हैं और उन्हीं का ही प्रचार प्रसार कर देते हैं, वही छाते रहते हैं और गरीब की आवाज को दबा दिया जाता है, आवाज वो पहुंचती ही नहीं है। ये तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए सोशल मीडिया का, क्योंकि देखिए दुनिया अपने हिसाब से भी चल रही है। सभी देशों में अशिक्षा नहीं है, सभी देशों के नागरिक इतने कम जानकार नहीं है, तो वो देश दुनिया को आगे लेकर जा रहे हैं, नए नए स्टैंडर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं विकास की दिशा में। और ये जो इंटरनेट आया, सोशल मीडिया आया, ये सब भी उसी की देन है। तो हमें इस टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करना चाहिए अपने विकास के लिए। आज जो हम ये अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका प्रचार प्रसार की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो विकास के जो आयाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तय हो रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उस बातों को छुपा दिया जाता है और एक आम आदमी को नहीं समझ में आता कि दुनिया चल कैसे रही। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। दरअसल ये काम हमारे नेताओं का होता है। कोई भी नेता आता है, उसको विकास के बारे में लोगों को बताना चाहिए। वो केवल प्रधान सेवक नहीं, प्रधान शिक्षक भी होना चाहिए। उनको शिक्षा देनी चाहिए लोगों को कि इस तरीके से हम अपने राष्ट्र को आगे लेकर जाएंगे, इस तरीके से हम अपनी समस्याओं से निपटारा पाएंगे। तो ये आंकड़े आप भी वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं और वहां पर अवेलेबल है। तो अगला जो आंकड़ा है, मैं जोगी भाई आपसे निवेदन करता हूं, पेज नंबर 5 पर ये आंकड़ा है। ये आंकड़ा है करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर परसेंटेज ऑफ जीडीपी, या हिंदी में बोले तो वर्तमान स्वास्थ्य व्यय जीडीपी का प्रतिशत। मैं समझा देता हूँ, इसका मतलब है कि सरकार अपने जीडीपी का कितना प्रतिशत लोगों के स्वास्थ्य के लिए खर्च कर देती है। मतलब अगर 100 रुपया टोटल अर्निंग है एक देश की जीडीपी, उसमें से कितने रुपए वे लोगों की सेहत के लिए खर्च कर देती है। क्योंकि सेहत में जो इन्वेस्टमेंट है वही तो मेन है। मैं हमेशा कहता हूँ ह्यूमन रिसोर्स इज द बेस्ट रिसोर्स। आपके पास बस लोग होने चाहिए, और भारत के पास तो कितने लोग हैं आप जानते ही हैं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी हम वो अपनी जनसंख्या का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो इन आंकड़ों से आपको साफ दिखाई देगा जितने भी विकसित देश हैं वो अपने लोगों के स्वास्थ्य का कितना ख्याल रखते हैं और अपना जो जीडीपी है उसका कितना प्रतिशत पैसा अपने लोगों के स्वास्थ्य के लिए खर्च करते हैं। जी जोगी भाई आंकड़ा पढ़ दीजिए।
अफगानिस्तान 13.24, ऑस्ट्रेलिया 9.91, बांग्लादेश 2.48, भूटान 3.61, कनाडा 10.84, चीन 5.35, फ्रांस 11%, 6 पॉइंट, जर्मनी 11% 11.70, भारत 3.1, जापान 10.74, नेपाल 4.45, पाकिस्तान 3.38, रूस 5.65, श्रीलंका 4.8, स्विट्जरलैंड 11.29, यूके 10.15, अमेरिका 16.77, आय से अधिक वाले देश 12.49, मध्यम आय वाले देश 5.32, कम आय वाले देश 4.88। धन्यवाद जोगी भाई। तो अगर आपने ध्यान से सुना तो आप देख सकते हैं कि जितने भी अधिक आय वाले देश हैं उनका एवरेज आ रहा है 12.5%, मध्यम आय वाले देश 5.3%, कम आय वाले देश 4.88, मतलब 5% से कम। अमेरिका अपना जीडीपी का 17% लोगों के स्वास्थ्य के लिए खर्च कर देता है। ऑस्ट्रेलिया 10%, जापान भी 10.7, फ्रांस 11, जर्मनी 11.7, यूके 10, स्विट्जरलैंड 11.9, पाकिस्तान भी 3.38% कर रहा है। भारत कितना कर रहा है? भारत है 3.01। अब परेशानी ये है कि अखबारों में बड़े बड़े ऐड आते हैं और वो ये दिखाते हैं कि हमने इतने करोड़ रुपए खर्च कर दिए, इतने अस्पताल बना दिए, इतना ये कर दिया, और लोगों को लगता है कि ठीक है। लेकिन ये इंटरनेशनल कंपैरिजन करना भी बड़ा जरूरी है कि हमें पहुंचना कहाँ है, ये दृष्टि होना भी हमारे पास बहुत बेहद जरूरी है। बगैर ये जाने कि हमें पहुंचना कहाँ है, हम तो इधर उधर भटकते ही रहेंगे। इसीलिए आप एक आम आदमी से पूछें तो देश की तो छोड़िए, यहाँ तो बच्चों को अपनी लाइफ का भी नहीं समझ में आता कि हमें आगे करना क्या है। जबकि ये मसला तो लगभग 10वीं तक आते आते क्लैरिटी आ जानी चाहिए एक बच्चे के दिमाग में कि मुझे आगे जाकर ये काम करना है। लेकिन वो क्लैरिटी तो तभी आएगी ना जब उनको ये मूलभूत बातें आप बताएंगे, अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, राजनीति कैसे चलती है, देश का विकास कैसे हो रहा है, तब वो बच्चा अपने क्षमता के अनुसार और अपने इंटरेस्ट के अनुसार उस दुनिया में अपना एक रोल तय करेगा कि मुझे बड़ा होकर इस तरीके से आगे बढ़ना। लेकिन हो ये रहा है कि ऐसा बताया जा रहा है कि इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है, सब कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है। ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं विकास का फॉर्मूला क्या है। अगर आपने गौर किया हो, एक सोशल साइंस बोला जाता है, सामाजिक विज्ञान, कभी लोगों ने गौर किया कि इसको सोशल साइंस क्यों बोला जाता है? साइंस का मतलब है हम उसी बात को एक्सेप्ट करेंगे जो प्रूव हो चुकी हो। हालांकि साइंस में भी सब बातें प्रूव नहीं होती, थ्योरी होती है। पहले हम कोई रिसर्च करते हैं, उसके बाद जब वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हाँ ये तो एक सिद्धांत है जो बदल नहीं सकता, तब हम उसको लॉ कह देते हैं, सिद्धांत कह देते हैं। लेकिन इसी तरीके से सोशल साइंस में भी बिल्कुल क्लैरिटी है, आप ये करेंगे तो विकास होगा। लेकिन ये जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है सोशल साइंस का, ये बच्चों को बताई नहीं जाती। तो हमने ये देखा कि सोशल साइंस है और ये साफ साफ हमारे सामने आंकड़ा है कि जिन भी देशों ने अपने लोगों की सेहत में इन्वेस्टमेंट किया है वो लोग आगे हैं। प्रदीप भाई, अब आखिर में आप एक ये आंकड़ा पढ़ दीजिए। फिजिशियंस पर 1000 पीपल, प्रति 1000 लोगों पर चिकित्सक। जो हम डॉक्टरों की संख्या की बात कर रहे हैं कि 1000 लोगों पर कितने डॉक्टर हैं, ये भी स्वास्थ्य की बात हो रही है। प्रदीप भाई पढ़ दीजिए। 1000 पीपल में अफगानिस्तान 0.3
ऑस्ट्रेलिया 3.8, बेल्जियम 6, कनाडा 2.4, चाइना 2, फ्रांस 6.5, जर्मनी 4.3, इंडिया 0.9, जापान 2.5, नेपाल 0.8, न्यूजीलैंड 3.4, नॉर्वे 4.9, कनाडा पाकिस्तान 1.1, मतलब पाकिस्तान में 1.1 है और भारत में 0.9 है अगर हम तुलना करें तो, जिसमें कि नेपाल में 0.8, पुर्तगाल 5.3, रसिया 4.4, स्विट्जरलैंड 4.3, यूके 5.8, यूएसए 2.6, हाई इनकम मतलब हाई इनकम का टोटल 3.7 और मिडिल इनकम 1.5, लो इनकम 0.3, मतलब 0.3 का लो, या जैसे इंडिया, पाकिस्तान और ये नेपाल, ये मतलब एक तरह से बिल्कुल एक मतलब एक चिकित्सक पर 1000 पीपल पे भी नहीं है यहाँ पे। धन्यवाद प्रदीप भाई। तो जिस विज्ञान की हम बात कर रहे थे वो विज्ञान आपके सामने आ रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा है कि जो विकसित देश है उसमें डॉक्टरों की संख्या ज्यादा है। अब जब हम डॉक्टर की बात करते हैं, बाकायदा हम ट्रेन डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी बैठ गया और बगैर काबिलियत के उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बात यहाँ पर लोगों की जिंदगी की है, स्वास्थ्य की है। उसके लिए व्यक्ति की ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। तो ट्रेन्ड डॉक्टर्स की जो संख्या आपके सामने आई, इंडिया में 0.9 है, पाकिस्तान 1.1 है। ये जो व्हाट्सएप पे चलाया जाता है, फेसबुक पे चलाया जाता है, पाकिस्तान के बुरे हाल है वगैरह वगैरह, तो है पाकिस्तान की भी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन हमारी भी तो समस्याएं हैं। हमारी समस्याओं की बात क्यों नहीं होती? पाकिस्तान वाले लोगों को दिखाया जाता है कि भारत में भुखमरी है, ये है, जातिवाद है। भारत के लोगों को दिखाया जाता है पाकिस्तान में प्रजातंत्र रही है, डिक्टेटरशिप है, ये मसला वो मसला। तो शासन करने वाले इस हिसाब से अधूरी जो तस्वीर है वो नागरिकों को दिखाना चाहते हैं और उन पर शासन करना चाहते हैं, लेकिन उनका ध्यान अपनी समस्याओं से हटा के दूसरों की समस्याओं को बड़ा दिखा के मतलब प्रचार करके के लोगों ये सोचे हमारी पूरी स्थिति दूसरों की है और हम जहाँ है वहाँ ठीक है बस। लेकिन हम इस कारण उसको पाकिस्तान की बुरे हालात को देख के खुश होते हैं कि पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है। हम तो खुद अपने दुश्मन है जो अपनी बुरी स्थिति को भी देख पाए। हाँ प्रदीप भाई, तो लेकिन इस कंफ्यूजन से अब हम बाहर आ रहे हैं। ये जो आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं, बहुत सारे आंकड़े, एक मीटिंग में संभव नहीं हो पाता सारे आंकड़ों को रखने का। मेरा वीडियो है नितिन राजपूत IAS यूट्यूब चैनल पर, उसमें नेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस करके मेरा एक वीडियो है, इसमें आपको ये सारे आंकड़े मिलेंगे। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है नितिन राजपूत IAS, उसमें भी मेरी 2 किताबें हैं, जिसमें एक ऐसे एंड सोशल इश्यूज जो मेरी किताब है, उसमें भी विकास के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर बहुत बात हुई है। जो भी बच्चे IAS की तैयारी कर रहे हैं उनको वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए, वो इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो आज की मीटिंग को अब हम यहीं समाप्त करेंगे और ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। 26 जनवरी भी आने वाला है। आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, स्वर्णिम भारत काउंटडाउन, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप दिल्ली में ही रहते हैं तो मैं निवेदन करता हूं कि आप आइए, हमसे जुड़िए। हमारी संख्या बढ़ेगी तो हमारी क्षमता भी और ज्यादा बढ़ेगी। और जो हमने एक विचार को आगे लेकर चल रहे विद्याधार एकेडमी और स्वर्णिम भारत कंपनी, ये भी केवल विचार नहीं रहेंगे, कल को ये हकीकत बन जाएंगे। और विद्याधार एकेडमी के साथ जुड़कर आप स्वर्णिम भारत काउंटडाउन की मीटिंग भारत में कहीं भी कर सकते हैं और इस माध्यम से आप शिक्षा को एक नई दिशा दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि कोचिंग सेंटर चलाने के लिए आपको ही
शिक्षक होना है, आप सेंटर को मैनेज कर सकते हैं। विद्याधार एकेडमी इसी मॉडल पर काम कर रही है। आप विद्याधार एकेडमी के नाम के साथ शिक्षा संस्थान की शुरुआत कर सकते हैं और उसके साथ स्वर्णिम भारत कंपनी के जरिए जो बाकी के भी आप काम को चला सकते हैं। कमीशन बेस्ड जितने भी काम है, जैसे प्रॉपर्टी का काम, इंश्योरेंस का काम वगैरह वगैरह, इन कामों को भी हमने शुरुआत में पकड़ा है, क्योंकि अभी लोग वैसे संगठित शुरुआत में नहीं होंगे जैसा हम चाह रहे हैं, लेकिन ऑल इंडिया मॉडल पर ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए हम ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हम लोग एक परिवार बन जाए। हमारी ये जो कंपनी आज स्वर्णिम भारत कंपनी हमने जो एक विचार के रूप में आपके सामने पेश करी है, कल को आगे बढ़े। तो अब कार्यक्रम के अंत में मैं फिर से अनुरोध करूंगा आज उपस्थित सभी मित्रों से कि वो अपने विचार रखें कार्यक्रम के लिए। आज हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, ये बहुत निराशा का माहौल है और लोगों की नौकरियां जा रही है और गलत व्यवस्था के कारण लोगों में बहुत ज्यादा निराशा है और देश लग रहा है मंदी की तरफ जा रहा है और बुरे हालात हो सकते हैं। लेकिन ऐसे हालात में ऐसे अभियानों की बहुत हमें आवश्यकता है जो हमें शिक्षा की तरफ अग्रसर करे, क्योंकि जितने भी यूरोपियन देश हैं सब इसलिए आगे बढ़े हैं क्योंकि वहां पे शिक्षा का इतना प्रसार है कि लोग शिक्षा पे उन्होंने इतनी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है कि लोग दूसरे देशों को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जैसे एशियन कंट्री से लोग उन देशों में जाते हैं शिक्षा के लिए और मतलब हायर जो भी एजुकेशन है और दूसरी चीजों को करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो अगर हमें कुछ करना भी हो तो उसमें सीट ही नहीं मिल पाती। तो इसलिए हमें ऐसे अभियानों की जरूरत है कि यहाँ पे यहीं पे शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके और ऐसे अभियान से ही देश में शिक्षा के प्रति जागरूकता आएगी। तो इस अभियान की शुरुआत करने के लिए मैं नितिन जी आपका बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि यह अभियान आगे बढ़े आपका और लोग इसमें लाखों लोग जुड़े और हमारे देश भी ऐसे अभियानों से आगे बढ़े। धन्यवाद प्रदीप भाई। नितिन सर ने जो ये शिक्षा का विस्तार जो किया है सभी भारतवासी के लिए अच्छा है। ये कृपया करके सुने नितिन सर को और लाभ उठाएं। धन्यवाद। आया था नितिन सर को पूरा 1 घंटा सुना है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे जितना हो सके जितना आदमी को नितिन सर से मिलवाऊँ, क्योंकि देश के भविष्य की बात है सारे और हमेशा यही बात होता रहता है। 26 जनवरी आने वाला है। 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और हमारे संविधान के जो चीफ निर्माता है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़े महान व्यक्ति थे, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो शिक्षा हासिल करी, इतनी शिक्षा बेहद कम ही लोग ले पाते। उन्होंने अर्थव्यवस्था के ऊपर भी बहुत काम किया और राजनीति पर भी। राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाजशास्त्र सभी विषयों पर बाबा साहब के बड़े सुंदर विचार थे। उनका संदेश था कि आप मेरी पूजा ना करें, मेरे को बस पढ़ लें। मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब भी सभा में जाते थे तो वो 3 सिद्धांतों की बात करते थे: लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, आजादी, समानता और बंधुत्व। तो जितने भी महान व्यक्ति हैं वो सिद्धांतों की बात करते हैं। ये सिद्धांतों की शिक्षा लेना बहुत जरूरी है और आने वाले 26 जनवरी को ये मैं डेडिकेट करता हूँ आज की अपनी मीटिंग गोल्डन इंडिया काउंटडाउन की, और बाबा साहेब को मैं ये डेडिकेट करता हूँ। बाबा साहेब जैसे व्यक्ति मर कर भी नहीं मरते, वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहते हैं। उनके योगदान को कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो मैं निवेदन करता हूँ अपने सभी भारतवासियों से कि
इन महान व्यक्ति की जो शिक्षा जो उन्होंने हमको दी, कहकर नहीं बल्कि खुद कर जो शिक्षा उन्होंने अपने जीवन में हासिल करी, जितनी शिक्षा उन्होंने दी, उससे प्रेरणा लेकर आप भी अपने बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताएं और आप खुद शिक्षा के महत्व को समझें। और जो भी व्यक्ति शिक्षित हो जाता है सही मायनों में, उसके बाद वो अपनी शिक्षा के द्वारा अपने समाज को, अपने राष्ट्र को योगदान देने की कोशिश करता है। तो हम भी इसी दिशा में काम करना चाहते हैं। विद्याधार एकेडमी इसी दिशा में काम कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को भी अप्लाइड शिक्षा मिले, कि वो अपनी शिक्षा के द्वारा समाज को योगदान दे सके, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सके, केवल नौकरी के लिए शिक्षा ना लें, तो आप विद्याधार एकेडमी को चुन सकते हैं अपने बच्चों की शिक्षा के लिए। हम सब चाहते हैं कि हमारा देश विश्व में सबसे अच्छा देश बने, और अगर इस बात को हम अपनी चाहत से बढ़कर अपने दिलों से निकालकर अपनी जुबान तक ले आए, तो ये सपना नहीं रहेगा और हकीकत बन जाएगा। धन्यवाद।